नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि कल से तथाकथित जो हमारा सीज़ फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद से ना एक थॉट चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो इज़राइल या रूस जैसा नहीं बन सकता, और ना भारत के नेता ऐसे हैं, ना मोदी, नेतन्याहू या पुतिन जैसे हैं। तो ये एक नैरेटिव काफ़ी सारा चल रहा है और मैं इसी पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि बात सही है, 100% एकदम सही बात है कि भारत जो है वो रूस या इज़राइल जैसा कभी नहीं बन सकता है भी नहीं, और ना ही हमारे नेता वैसे हैं। मोदी ले लीजिए या पुराने भी नेता अगर आप उठा लेते हैं तो वो भी नहीं है। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अ, दोनों देशों तीनों देशों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे माइंडसेट का है। सबसे पहले तो हमारी जनता कैसी है, हमारी सोच विचार कैसी है, आचार व्यवहार कैसा है, किसी भी परिस्थिति में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। तो यही यही मुद्दा अगर देखा जाए तो जो बदलाव है, जो दोनों में फ़र्क है इन देशों में, वो यही है। अगर आप इज़राइल की बात करते हैं सबसे पहले, तो इज़राइल में किसी भी तरह का हमला हो जाए देश पे, अब उस हमले में सरकार की गलती भी हो सकती है, जो देश की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनकी गलती भी हो सकती है, सेना की भी गलती हो सकती है। अगर हम 7 अक्टूबर वाला जो हमला हुआ था, हमास के आतंकियों ने जो हमला किया था वहाँ पे, अगर हम उसकी समीक्षा करने बैठ जाएँ तो उसमें कई लेवल्स पे गलतियाँ हैं सरकार की। लेकिन इज़राइल में जो सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो उस मौके पर उन गलतियों को छोड़ के सरकार के साथ में मज़बूती से खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर आप कोई सा भी हमला देख लीजिए, पहलगाम का हमला है, इससे पहले पुलवामा का हमला था, उरी का हमला था, या कोई भी देश में कुछ भी किसी भी तरह के आंदोलन भी होते हैं तो एक ख़ास वर्ग है वो हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ ही बोलता है। इवन आप पहलगाम की अगर बात करते हैं तो जैसे वो हमला हुआ था उसके बाद में कोई बिहार के इलेक्शन की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि मोदी जी ने खुद ने करवाया है, कोई सबूत मांग रहा है, कोई, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ़र्क है दोनों देशों के नागरिकों के अंदर। इज़राइल के लिए कोई भी आतंकी घटना हो या उसके अगेंस्ट कोई भी अगर कोई एक्शन लिया जाता है, सरकार कोई एक्शन लेती है, सेना कोई एक्शन लेती है, तो वो उनके लिए प्राइम टाइम एक एंटरटेनमेंट नहीं है। जो इस बार भारत में आपने देखा है कैसे होता है, कोई भी यहाँ पे आतंकी घटना होती है, कोई भी सरकार किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर एक्शन लेती है, तो आप देखते हैं यहाँ पे मीडिया उसको एक प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बना लेता है, और लोगों के मन में भी वो एक तरह से एक एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी रहती है। हमने अभी देखा है, जो पहलगाम के हमले के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, तो मैं मतलब मैं गलत नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। आप खुद देखिए कि आप घर के अंदर शाम को 4-5 बजे अपने टीवी के सामने बैठ जाते थे और क्या हमले हो रहे हैं, और आपकी जो मीडिया है वो उसको नमक मिर्च लगाकर बताया करती थी। तो इट वाज़ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस। इज़राइल में ऐसा नहीं होता है। इज़राइल के अंदर कोई भी हमला हो, कैसा भी हमला हो, जो लोग हैं वहाँ के वो उसकी इमोशनल वैल्यू पे अटैच रहते हैं, और उसके बदले के लिए वो सालों साल, दशकों दशक तक इंतज़ार भी करते हैं। चाहे आप 7 अक्टूबर का हमला ले लीजिए, जिस पे अभी तक बदला चल रहा है, जिसका 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है इस घटना को। चाहे आप म्यूनिख की जो घटना थी, ओलंपिक के अंदर इज़राइल के एथलीट्स को मार दिया गया था, और उसका बदला उन्होंने कई सालों तक लिया। आई मीन मोर देन अ डिकेड इट टुक, बट उन्होंने उसका हम बदला लिया, और जब तक बदला नहीं हो पाया, जो जनता थी वो सरकार के साथ खड़ी रही। उन्होंने सवाल नहीं उठाया सरकार के ऊपर कि आप हमला कब करेंगे, आप बदला कब लेंगे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए जी, 5 दिन हो गए जी। आप डेली यहाँ पे भारत के अंदर डेली कोई भी उठ के इंच टेप लेके पहुँच जाता है मोदी जी के पास में कि जी आज 3 दिन हो गए पहलगाम हुए, आज 5 दिन हो गए, आज 7 दिन हो गए, हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। इज़राइल में ऐसा नहीं होता है। इज़राइल में वो तैयारी करते हैं, वो संयम रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों देशों के लोगों के बीच में। इज़राइल में अनिवार्य सैन्य सैन्य आपकी सेवा है। वहाँ पे चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, उसको 2 साल तक मिलिट्री सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना ही करना है। मिलिट्री सर्विस में जब पार्टिसिपेट करते हैं उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बाद में उनको कोई पेंशन या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो लोग, हाँ बेशक उनको गवर्नमेंट उनको बिज़नेस करने के लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए काफ़ी असिस्टेंस देती है, बट अगेन इट्स अ मिलिट्री सर्विस, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर ऑल द इज़राइल पीपल।
भारत में भी कुछ इस तरह की, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ मिलती जुलती एक सर्विस अग्निवीर लाने की कोशिश की गई, जो आप खुद जानते हैं कि कितनी कंट्रोवर्शियल रही। और मेरे हिसाब से देखिए, ये भी एक माइंडसेट का फ़र्क है। अग्निवीर आ रहे हैं, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, 4 साल बाद वो क्या रहेगा, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग, उनकी फर्दर प्लेसमेंट्स की भी बात करी है। और 25% तो ऑलरेडी आर्मी के अंदर इंडक्ट होने ही होने हैं। उसके अलावा जो बचे हुए 75% हैं, उनको स्टेट सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में, CAPF में नौकरी देना, उनको रिजर्वेशन देना ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज हुई। ये माइंडसेट का अंतर है। देखिए, अब आप बात करते हैं रूस की। अगर रूस की मैं बात करता हूँ तो पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। और मेरा मानना ये है कि जो लीडर स्ट्रॉन्ग होता है वो कहीं ना कहीं जनता की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। मोदी जी भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जनता उनका सपोर्ट करती है मोस्टली केसेस में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। ठीक है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। अब वो हमला सही था, गलत था, वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब हमला किया उसके बाद में पूरी जो जनता थी वो पुतिन के साथ में आ गई। कुछ छोटे मोटे वर्ग हो सकते हैं उनसे परेशान, उनसे दुखी हो, लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा वर्ग पुतिन के साथ में था। और जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, उसके बाद में आप देखते हैं कि एकाएक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, नेटो कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, तो और भी बाकी के जो देश थे, उन्होंने धीरे धीरे रूस से दूरी बना ली। आप देखते हैं कि एकाएक रूस में रातों रात हज़ारों कंपनियां बंद होकर चली गई। रातों रात उनका जो मॉनिटरी नेटवर्क के साथ में जो उनका कनेक्शन था, मे बी आप चाहे तो स्विफ्ट जो होता है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, वो बंद कर दिए गए। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और भी जितने तरह के मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी, रातों रात बंद कर दी गई। लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे, पैसा मंगा नहीं पा रहे थे। और आप खुद सोच सकते हैं, उनकी सैलरीज प्रोसेस नहीं हो रही थी। हज़ारों लाखों लोगों की नौकरी रातों रात चली गई, क्योंकि वो इतने सारे ब्रांड्स रातों रात अपना काम छोड़कर रूस से चले गए। लेकिन आपने देखा रूस के अंदर कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ हो या बहुत बड़ा कोई आंदोलन हुआ हो इसके अगेंस्ट? मुझे तो ऐसा याद नहीं है। छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, वो डेफिनेटली हुई होंगी, लेकिन एक बड़े स्तर पर वहाँ की जो जनता थी वो रूस के साथ में थी, पुतिन के साथ में थी। और यही रीज़न है कि कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में या 1-2 साल के अंदर रूस ने एक अच्छा खासा टर्न अराउंड किया। और आज रूस की इकोनॉमी पहले से कहीं बेहतर है। उसका वेस्टर्न जो काउंटर पार्ट्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई है। एक इंडिपेंडेंट उनकी इकोनॉमी हो गई है। उनका मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है, उनका जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, उन्होंने डेवलप कर लिया है और वो आज पहले से बेहतर स्थिति में। रीज़न उसका सिंपल सा है कि उन्होंने अपने नेता का साथ दिया, नेता के साथ खड़े रहे। भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और जो बहुत ही आई वुड से बहुत ही विडंबना की बात है कि भारत में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। अब भारत में अभी जो पहलगांव का जो हमला हुआ था, उसके बाद में जो एक्शन हुआ है, तो एक्शन में जब हम देखते थे पहलगांव हमले के बाद में डेली मीटिंग्स हुआ करती थी, सुबह से शाम तक मीटिंग्स। उन मीटिंग से लोग दुखी हो गए थे कि इतनी कितनी मीटिंग्स करनी है। बट देखिए, इस तरह का अगर कोई बड़ा आपको एक्शन लेना है, आपको क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी। सारे आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सेम पेज पे होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कल को चीज़ें फिर बिगड़ भी जाती हैं। और ऐसे चीज़ों के अंदर हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स मैटर करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप उस एक्शन को ले रहे हो तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छे से याद है कि पहलगाम हमले के बाद में प्रधानमंत्री हों या चाहे बाकी के जो लोग, जो भी मंत्री वगैरह थे, उन्होंने सबने एक ही ये दिया था बयान कि ये एक बहुत ही निकृष्टतम घटना है और इसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, बदला लिया गया। पुलवामा का पहलगाम के बाद में जितने भी आतंकी लॉन्च पैड्स थे उनको तबाह किया गया। 9 जगह पे अटैक्स हुए। लश्कर तैयबा और ये आपका हाफिज़ सईद का जो है संगठन, इनकी काफ़ी सारे बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए। और कई ऐसे आतंकवादी थे जो पुराने आतंकवादी हमलों में लिप्त थे, चाहे आपका 26/11 का हमला हो, संसद पे अटैक का हमला हो, चाहे आपका पुलवामा का हमला हो, उससे पहले आपका पठानकोट के हमले हैं। इन सब के जो लोग थे, इन सब में जो लिप्त लोग जो थे, वो सब मारे गए हैं। इतना पुराना बदला लिया गया है। IC 814 के जो मेन ऑर्गेनाइज़र थे, मेन जो कॉन्स्पिरेटर थे, वो मारे गए।
तो देखा जाए तो भारत ने बदला लिया है। पिछले 2 दशकों में जो भी आतंकवादी घटना भारत में हुई, भारत ने जाके उनका बदला लिया है, रिवेंज लिया है, जैसे इजराइल लेता है। लेकिन क्या हम इजराइल की तरह, जिस तरीके से हम इजराइल की सरकार को, इजराइल की आर्मी को इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्या हम अपनी सरकार को अप्रिशिएट कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। हम सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं, राइट? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सवाल पूछे ही जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोगों का? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ठीक है, पीओके वापस लेना है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं जी, 8 टुकड़े करने हैं, वो हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। या फिर आतंकवाद ख़त्म कर देना है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? सरकार का पहला ऑब्जेक्टिव था पहलगांव के जो हत्यारे हैं, उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके जो जिन्होंने उसका सपोर्ट किया, जिन्होंने उस हमले को कंसीव किया, उनको मारना। किसी लेवल तक सरकार ने वो काम किया, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया अपना। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो डेली एक नया ऑब्जेक्टिव सरकार का बनता था। सरकार ने पहले आतंकवादी संगठनों के ऊपर हमला किया, उसके बाद में पाकिस्तानी आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला किया, कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हमला किया, और उसके बाद में आप देखेंगे तो 11 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से शायद 1-2 न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी सरकार ने हमला किया। तो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हर दिन बदलते गए। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के हमले पहले नहीं हुए हैं। पिछले कम से कम आई थिंक 1971 के वॉर के टाइम पे शायद ऐसे हमले हुए होंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ जब इंडियन फोर्सेस ने क्रॉस बॉर्डर जाके, चाहे ड्रोन के थ्रू हो, चाहे म्यूनिशंस के थ्रू किया हो, चाहे जेट्स के थ्रू किया हो, लेकिन हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर जाकर हम लोगों ने हमला किया, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम लोगों ने हमला किया, उनके हर शहर पे हमला किया। सो ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज होते रहते हैं। इस केस में भी यही हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज होते रहे। अब समस्या यहाँ पर ये है कि सरकार के, फ़ौज के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन हम लोगों के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पाकिस्तान के साथ में जब भी हमारा कोई भी इस तरह का एक्सचेंज होता है तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लो, पीओके वापस ले लो, पाकिस्तान को तोड़ दो। और कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव मेरा भी रहता है, हमारे मन में भी यही चीज़ रहती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इस बार पूरा नहीं हुआ। शायद मुझे लगता है इस चीज़ की ज़्यादा लोगों को एक डिसअपॉइंटमेंट इसी वजह से हुआ है कि सब लोग चाह रहे थे कि एक मौका है, इस मौके पे चौका मार देते हैं, पीओके ले लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीओके इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। पहली चीज़, पीओके लेने के लिए हमें एक फुल फ्लेजेड वॉर चाहिए, या तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। फुल फ्लेजेड वॉर अगर आप करते हैं तो जैसे आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आप 1 साल की 2 साल की वॉर के लिए तैयार रहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान चाहे जैसा भी हो, इट्स नॉट अ कंट्री लाइक यूक्रेन। यूक्रेन के जैसा कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, ताकतवर मुल्क है, न्यूक्लियर पावर भी उसके पास है, और भी कई चीज़ें हैं। तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वॉर की। या तो आप स्ट्रेट अवे वॉर के लिए जाइए, उसमें आपको आप कहीं ना कहीं जो हमारा एक इकोनॉमिक मोमेंटम पिछले कुछ सालों में हम लोगों को मिला है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बिज़नेस हो, सर्विसेज हो, वो कहीं ना कहीं उसको सेटबैक लगेगा, और नौकरी भी जा सकती है, और भी कई तरह के फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। आज की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें भारत जो है वो चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी धक्का लग सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पीओके नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए। उसका एक तरीका और भी है, जो तरीका जाता है पाकिस्तान के अंदर से। पाकिस्तान के साथ में हमने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन बीएलए और टीटीपी ने ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग या सीज़ फायर नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि भारत जो कर रहा है करता रहे। पाकिस्तान के अंदर ही इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए, इतने ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाए, तो शायद हमको पीओके लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और लेकिन फिर भी पीओके जब भी हम लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के साथ भी डील करना पड़ेगा। अगेन, ये कोई आसान काम नहीं होगा, इसमें हमारा माइंडसेट, जनता की दृढ़ता ही काम आएगी। तो अगर हम लोग इज़राइल या रूस तो जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें ज़्यादा समर्थन देना पड़ेगा जब सरकार एक एक्शन के बीच में होती है, जब सरकार कोई भी एक बड़ा एक्शन ले रही है, डिप्लोमेटिक एक्शन है, चाहे मिलिट्री एक्शन होता है, उस टाइम पे सारे डिफरेंसेस भुलाकर हमको एक साथ रहना चाहिए। ये चीज़ आज भी मिसिंग है इंडिया के अंदर, ये चीज़ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिसिंग है, ये चीज़ हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर्स होते हैं, आपकी जो
पॉलिटिकल लीनिंग होती है जिसकी तरफ, आप उसके हिसाब से सोचते हैं। अब हमने देखा है कि जब भारत तैयारी कर रहा था पहलगाम अटैक का बदला लेने की, उसके बाद में आप देखेंगे कि कुछ पार्टीज़ किस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे, उनके वर्कर्स किस तरह के कमेंट कर रहे थे। और जब हम लोग युद्ध करने चले गए थे, जब हम लोग डेली कुछ एक्शंस ले रहे थे, तो वही लोग कह रहे थे कि से नो टू वॉर। और जब जब हमने सीज़ फायर किया, मतलब 2 दिन पहले तक वो लोग कह रहे हैं से नो टू वॉर, और जैसे ही सीज़ फायर किया तो उनको इंदिरा गांधी याद आ गई। तो ये एक फ़र्क है हम में और रूस और इज़राइल जैसे देशों के अंदर, और ये फ़र्क बना रहेगा। हाँ, हम इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगे। हो सकता है आपको कोई चीज़ें पसंद आएँ, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगें, आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको एक अनबायस्ड तरीके से रखने की। हो सकता है कि मेरे थॉट्स आपको उस तरीके से कन्वे नहीं हो पाए हों, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने जो भी विचार हैं आप ज़रूर प्रकट करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।